Indian crime stories. नमस्कार और स्वागत है हमारी आज की पड़ताल में। आज हम एक ऐसे मर्डर केस की कहानी में उतर रहे हैं जो 13 साल तक अनसुलझा रहा। एक कातिल जो मानो हवा में ही गायब हो गया था, उसे पुलिस ने आखिर ढूंढा तो कैसे। और देखिए, हमारी जो जानकारी है वो कर्नाटक के एक असल मामले पर आधारित एक क्राइम इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट से ली गई है। तो आज का मकसद ये समझना है कि कैसे एक पुराना ठंडे बस्ते में जा चुका केस फिर से खोला गया और कैसे एक मामूली सा क्रिकेट मैच और एक मोबाइल फोन ने 13 साल पुराने राज से पर्दा उठा दिया। चलिए इस दिलचस्प जांच की परतों को खोलते हैं। बिल्कुल। और तो कहानी की शुरुआत होती है 2012 में। जगह है कर्नाटक का उडुपी। एक नए एसएसपी एसडी शरणप्पा चार्ज लेते हैं और अपने इलाके के सभी पुलिस स्टेशनों को आप कह सकते हैं एक सीधा साधा आदेश देते हैं। क्या आदेश था? कि अपने अपने इलाके की सबसे पुरानी अनसुलझी केस फाइलों को फिर से खोलो और उन पर काम शुरू करो। ये सुनने में तो एक बहुत ही सामान्य प्रशासनिक आदेश लगता है ना? हाँ बिल्कुल। लेकिन असल में ये बहुत असरदार होता है। जब कोई नई टीम या कोई नया ऑफिसर पुरानी फाइलों को देखता है तो वो बिना किसी पूर्वाग्रह के देखता है। एक नई नजर से। हाँ, एक नई नजर। हो सकता है पुरानी टीम किसी एक थियोरी पर अटक कर रह गई हो, लेकिन नई टीम उन छोटी छोटी चीजों को भी देख लेती है जो शायद नजरअंदाज हो गई हो। और शायद इसी नई नजर की उम्मीद में पुत्तूर पुलिस स्टेशन के एक नए इंस्पेक्टर सुरेश कुमार पी इस आदेश पर काम करना शुरू करते हैं। वो कई अनसुलझे मामलों में से 11 साल पुरानी फाइल चुनते हैं, विश्वनाथ राय मर्डर केस। 11 साल पुरानी फाइल। हाँ। और फाइल की खासियत ये थी कि शुरुआती जांच बहुत अच्छे से की गई थी। हर छोटी बड़ी बात, हर बयान, सब कुछ करीने से दर्ज था। तो काम करने के लिए उनके पास एक अच्छा बेस था। बिल्कुल। तो चलिए इसी फाइल के साथ 11 साल पीछे चलते हैं। साल 2001 में 7 जून को पुत्तूर में रहने वाले एक फाइनेंस कंपनी के मालिक विश्वनाथ राय अपने मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी के साथ घर से निकलते हैं। और क्या कहकर निकलते हैं? वो कहते हैं कि एक जरूरी मीटिंग के लिए बेंगलुरु जा रहे हैं। बिल्कुल एक सामान्य शुरुआत, एक बिजनेसमैन अपने सबसे भरोसेमंद मैनेजर के साथ एक रूटीन बिजनेस ट्रिप पर। हाँ, यहाँ तक कुछ भी असामान्य नहीं लगता। बिल्कुल। लेकिन अगले ही दिन यानी 8 जून को जब उनकी पत्नी मल्लिका उन्हें फोन करती हैं तो फोन उनका मैनेजर शेट्टी उठाता है। वो कहता है कि साहब दूसरी तरफ हैं, यहाँ बारिश हो रही है। ऐसे ही कुछ बहाने बनाकर राय से बात नहीं कराता और फोन काट देता है। अच्छा, यहीं पर पहला खतरे का संकेत मिल गया। हाँ, और जब 9 जून तक राय घर नहीं लौटते तो परेशान होकर मल्लिका गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराती हैं। ये बहानेबाजी एक जांच अधिकारी के लिए पहला रेड फ्लैग होती होगी। यकीनन। टालम टोल करना और बहाने बनाना, ये वो पहला संकेत है कि कुछ तो गड़बड़ है। अगर सब कुछ सामान्य होता तो मैनेजर फोन मालिक को दे देता। सही बात है। बात न कराना ये दिखाता है कि या तो वो बात करने की हालत में नहीं है या फिर वो वहां है ही नहीं। दोनों ही सूरतें खतरनाक है। और ये शक हकीकत में बदल जाता है। रिपोर्ट दर्ज होने के ठीक 2 दिन बाद 11 जून को एक दूसरे पुलिस स्टेशन के इलाके में एक अज्ञात लाश मिलती है। लाश की पहचान कैसे हुई? वही तो मुश्किल था। लाश की पहचान करना बहुत मुश्किल था। कोई पहचान पत्र नहीं था, बस एक सुराग था। क्या? शर्ट के कॉलर पे लगा एक टेलर का लेबल जिस पर लिखा था सिंधु पुत्तूर 2376। अरे वाह! और ये छोटी सी पर्ची ही पुलिस के लिए पहला बड़ा ब्रेक थ्रू बनी। बिल्कुल। ये तो क्या से पुराने जमाने की जासूसी है। आज हम जीपीएस और मोबाइल लोकेशन की बात करते हैं, लेकिन तब एक दर्जी का लेबल ही पुलिस को सैकड़ों किलोमीटर दूर सही शहर और सही परिवार तक ले गया। बिल्कुल। इसी एक धागे के सहारे पुलिस पुत्तूर पहुंचती है और मल्लिका लाश की पहचान अपने पति विश्वनाथ राय के रूप में करती हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से साफ हो जाता है कि एक कत्ल है। अब शक की सुई सीधे मैनेजर विश्वनाथ शेट्टी पर जाती है, जो आखिरी बार राय के साथ देखा गया था। जाहिर है। लेकिन यहाँ कहानी में एक ट्विस्ट था। पुलिस को पता चलता है कि शेट्टी खुद भी 7 जून से ही गायब है। अच्छा, तो पुलिस के लिए ये बड़ी पहेली बन गई। हाँ। अब 2 संभावनाएं थी। पहली कि शेट्टी ने ही राय का कत्ल किया और फरार हो गया। और दूसरी ये कि जिस किसी ने राय को मारा उसने शेट्टी को भी मार दिया या अगवा कर लिया। एक डबल मर्डर की आशंका। सही कहा आपने। और शेट्टी की पत्नी ने भी उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई थी, जिससे डबल मर्डर की थियरी को और बल मिला। लेकिन यहीं पर कहानी में एक और किरदार आता है, सुभाष चंद्रा।
जो उस दिन उन दोनों के साथ गाड़ी में मौजूद था। अच्छा, एक तीसरा आदमी भी था। हाँ, पुलिस उसे ढूंढ निकालती है और पूछताछ करती है और वो पूरी कहानी बयान कर देता है। और उसकी गवाही से तो केस की दिशा ही बदल गई होगी। बिल्कुल। सुभाष चंद्रा बताता है कि बिजनेस में पैसों के लेन देन को लेकर झगड़ा हुआ था। झगड़े में क्या हुआ? उसी झगड़े में शेट्टी ने ही लोहे की रॉड से विश्वनाथ राय के सिर पर वार किया था, जिससे उसकी मौत हो गई। तो अब पुलिस के लिए तस्वीर साफ हो गई। शेट्टी पीड़ित नहीं बल्कि कातिल है। हाँ, लेकिन इससे एक बड़ी चुनौती खड़ी हो गई। अब ये किसने किया वाला केस नहीं था, बल्कि वो कहाँ है वाला केस बन गया था। बिल्कुल। पुलिस अब एक ऐसे कातिल को ढूंढ रही थी जो गायब होने की पूरी तैयारी करके भागा था। और उसे ढूंढना आसान नहीं रहा होगा। बिल्कुल नहीं। पुलिस ने उसे हर जगह ढूंढा, कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल, दोस्तों, रिश्तेदारों, हर जानने वाले के यहाँ, लेकिन उसका कोई सुराग नहीं मिला। कुछ भी नहीं। कुछ भी नहीं। धीरे धीरे हफ्ते, महीने और फिर साल बीतते गए। 11 साल गुजर गए और केस एक तरह से बंद हो गया। फाइल ठंडे बस्ते में चली गई। तो 11 साल तक ये फाइल धूल खाती रही। फिर साल 2012 में इंस्पेक्टर सुरेश कुमार की नजर इस पर पड़ती है। वो दर्जनों बार उस फाइल को पढ़ चुके हैं, पर उन्हें कोई नया सिरा नहीं मिल रहा। और अक्सर ऐसा ही होता है, जब आप किसी चीज को बहुत बार देखते हैं तो आपका दिमाग पैटर्न पहचानने लगता है। सही कहा। और यहीं पर जब वो लगभग हार मानने वाले थे, उनकी नजर एक बहुत ही अजीब बात पे पड़ती है। क्या थी वो बात? उन्होंने विश्वनाथ शेट्टी की गुमशुदगी वाली फाइल दोबारा निकलवाई और एक बहुत ही अजीब पैटर्न नोटिस किया। शेट्टी की पत्नी ने जून-जुलाई 2001 में, मतलब पति के गायब होने के तुरंत बाद, तो थाने के कई चक्कर लगाए। हाँ, जो कि स्वाभाविक है। लेकिन उसके बाद अगले 11-12 सालों में उसने एक बार भी थाने आकर ये जानने की कोशिश नहीं की कि उसके पति का क्या हुआ, वो जिंदा है भी या नहीं। कुछ नहीं। ये तो बहुत ही अजीब बात है ना? क्या एक जांच अधिकारी के लिए ये सच में एक बड़ा सुराग होता है? बहुत बड़ा। असल भी यहीं से केस की दिशा बदल गई। इसे व्यवहारिक विसंगति या बिहेवियरल अनोमली कहते हैं। अच्छा। जब किसी का व्यवहार उम्मीद के बिल्कुल विपरीत हो तो जांच की सुई वहीं घूम जाती है। देखिए, एक पत्नी जिसका पति 11 साल से गायब हो, हाँ। उसके दो ही स्वाभाविक बर्ताव हो सकते हैं। या तो वो उम्मीद छोड़ देगी, हाँ, या फिर वो लगातार पुलिस के चक्कर काटेगी। लेकिन पूरी तरह से चुप हो जाना। हाँ, ये चुप्पी ही बताती है कि उसे कुछ पता है। ये खामोशी डर की नहीं बल्कि जानकारी की खामोशी थी। तो अब जांच का फोकस कातिल से हटकर उसके परिवार पर आ गया। सही कदम था। पुलिस ने शेट्टी की पत्नी और उसके बेटे, जो अब 17 साल का हो चुका था, पर नजर रखना शुरू कर दिया। उनके फोन नंबर्स को ट्रैक किया गया। लेकिन कॉल रिकॉर्ड्स में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला होगा? नहीं, कुछ भी नहीं। सब कुछ बिल्कुल सामान्य लग रहा था। और यह कातिल की होशियारी थी। उसने अपने परिवार को बहुत सख्त हिदायतें दे रखी होंगी कि वो कोई भी ऐसा काम न करें जिससे शक पैदा हो। लेकिन इंस्पेक्टर कुमार हार मानने वालों में से नहीं थे। उन्होंने 2 युवा कांस्टेबलों को सादे कपड़ों में उनके गांव भेजा, जमीनी स्तर पर काम करने के लिए। हाँ, उन्हें बस एक ही काम दिया गया, उन दोनों पर नजर रखो, उनके दोस्त बनो और हर छोटी बड़ी जानकारी इकट्ठा करो। ये कांस्टेबल वहां पहुंचकर एक स्थानीय पुलिस वाले से दोस्ती करते हैं, जो क्रिकेट का बहुत शौकीन था। यहाँ पर पारंपरिक पुलिसिंग और जमीनी जानकारी, जिसे ह्यूमन इंटेलिजेंस कहते हैं, उसका महत्व पता चलता है। बिल्कुल। जो काम महीनों की फोन टैपिंग और सर्वेलेंस से नहीं हो रहा था, उसके लिए अब इंसानी सूझबूझ का इस्तेमाल किया जा रहा था। और यहीं पर किस्मत ने भी साथ दिया। बातचीत में पता चलता है कि शेट्टी का बेटा क्रिकेट का एक बहुत अच्छा खिलाड़ी है, एक बेहतरीन ऑलराउंडर। अच्छा। और इत्तेफाक देखिए, वो स्थानीय कांस्टेबल शेट्टी के बेटे का दोस्त भी था और उसके साथ क्रिकेट खेलता था। और फिर एक दिन एक मामूली से क्रिकेट मैच में कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। कोई बड़ी घटना हुई? नहीं, बिल्कुल नहीं। एक बहुत ही छोटी सी बात। शेट्टी का बेटा बैटिंग करने के लिए मैदान में जाता है और अपना सामान, जिसमें उसका फोन भी था, वहीं बाहर अपने दोस्त यानी हमारे खुफिया कांस्टेबल के पास छोड़ देता है। तभी एक फोन बजता है, उसे कट कर देता है। लेकिन तभी उसकी नजर पड़ती है कि लड़के के पास एक नहीं बल्कि 2 मोबाइल फोन हैं। ओहो। अब आज के जमाने में 2 फोन रखना आम बात हो सकती है, लेकिन इस केस में ये एक बहुत बड़ी बात क्यों थी? क्योंकि दूसरा फोन गोपनीयता का प्रतीक है। एक फोन दुनिया के लिए और दूसरा फोन किसी खास मकसद के लिए, जिसे आप दुनिया से छिपाना चाहते हैं। बिल्कुल। एक ऐसे परिवार में जहां हर चीज शक के दायरे में हो,
एक छिपा हुआ दूसरा फोन इस बात का लगभग पक्का सबूत था कि वो किसी ऐसे व्यक्ति से संपर्क में है जिससे वो सामान्य तरीके से बात नहीं कर सकता। जैसे ही इंस्पेक्टर सुरेश कुमार को दूसरे फोन के बारे में पता चलता है, उन्हें यकीन हो जाता है कि कोई ना कोई राज इसी फोन में छिपा है। तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस स्थानीय कांस्टेबल से कहा कि किसी भी तरह उस दूसरे फोन का नंबर हासिल करो। अगले मैच के दौरान उस कांस्टेबल ने बड़ी होशियारी से मैच में इमरजेंसी में काम आने का बहाना बनाकर लड़के से उसका दूसरा नंबर ले लिया। ये बहुत ही बढ़िया पुलिसिंग थी। बिना कोई जोर जबरदस्ती या शक पैदा किए एक बहुत जरूरी जानकारी हासिल कर ली गई। पुलिस को जैसे ही वो नंबर मिला, उसकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड यानी सीडीआर निकाली गई। और सीडीआर से सिर्फ ये नहीं पता चलता कि किसने किसको फोन किया। हाँ, उससे लोकेशन, कॉल की अवधि और सबसे जरूरी संपर्क का पैटर्न पता चलता है। बिल्कुल, और यहाँ पैटर्न ही सब कुछ था। हजारों कॉल्स के डेटा में पुलिस उन पैटर्न्स को ढूंढती है जो सामान्य नहीं होते। सही कहा। किसी दोस्त को आप कभी भी फोन कर सकते हैं, लेकिन एक खास तरीके से संपर्क करना कुछ और ही इशारा करता है। और यहाँ पैटर्न बहुत ही अजीब था। जब पूरे 1 साल की रिपोर्ट को ध्यान से देखा गया तो पता चला कि एक अनजान नंबर से हर 2 महीने में सिर्फ एक कॉल आती थी। सिर्फ एक कॉल? हाँ, सिर्फ एक। पुलिस अक्सर उन नंबरों पर ध्यान देती है जिन पर बहुत ज्यादा बातें हों, लेकिन ये पैटर्न बिल्कुल अलग था, बेहद अनुशासित। और जब भी ये कॉल आती तो बात 20 से 30 मिनट तक होती। ये पैटर्न ही सबसे बड़ा सुराग था। कोई इतना नपा तुला संपर्क क्यों रखेगा? साल में सिर्फ 6 कॉल, वो भी ठीक 2-2 महीने के अंतराल पर। हाँ, ये बहुत अजीब था। ये किसी ऐसे व्यक्ति की तरफ इशारा कर रहा था जो बेहद सावधान है, जो पकड़े जाने के डर से एक सख्त नियम का पालन कर रहा है। ये कोई इत्तफाकिया कॉल नहीं थी, ये एक सोची समझी योजना का हिस्सा थी। एक फरार अपराधी का संपर्क में रहने का तरीका। बिल्कुल। पुलिस ने तुरंत उस नंबर को ट्रेस करना शुरू किया। लोकेशन निकली तमिलनाडु के इरोड के पास के जंगलों की। इरोड? हाँ, ये वही इलाका था जो कभी चंदन तस्कर वीरप्पन का गढ़ हुआ करता था। ये इलाका छिपने के लिए कुख्यात है, तो शक और भी गहरा हो गया। सही जगह, एक ऐसा इलाका जहां बाहरी लोगों पर आसानी से नजर रखी जा सकती है और जहां अपनी पहचान छिपाकर रहना आसान होता है। पुलिस की एक टीम सादे कपड़ों में विश्वनाथ शेट्टी की 13 साल पुरानी तस्वीर लेकर इरोड पहुंचती है। वहां वो लोगों को तस्वीर दिखाकर पूछते हैं कि क्या उन्होंने इस शख्स को देखा है। और किसी ने पहचाना? हाँ, इत्तेफाक से एक आदमी तस्वीर पहचान लेता है, पर वो जो कहता है उससे पुलिस भी हैरान रह जाती है। क्या कहा उसने? और वो कहता है, अरे आप जिसे ढूंढ रहे हैं वो ये नहीं है, ये तो राज साहब हैं। यहाँ तो इनकी अपनी राज फाइनेंस नाम की कंपनी है। क्या बात है! मतलब उसने सिर्फ अपनी पहचान ही नहीं छिपाई, बल्कि एक पूरी नई जिंदगी बना ली थी। हाँ, और वो भी उसी फाइनेंस के धंधे में जिससे भागकर वो आया था। ये उसके आत्मविश्वास और शातिर दिमाग को दिखाता है। अगस्त 2014 में पुलिस उस राज साहब के घर पहुंचती है। दरवाजा खटखटाती है और सामने वही शख्स खड़ा होता है जो 13 साल से फरार था, विश्वनाथ शेट्टी। और वो पकड़ा गया। उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। वो खुद हैरान था कि वो पकड़ा कैसे गया। जब उसे बताया गया कि एक क्रिकेट मैच और उसके बेटे के दूसरे फोन की वजह से वो पकड़ा गया, तो उसे यकीन नहीं हुआ। जाहिर है, उसने 13 साल तक हर सावधानी बरती थी, लेकिन वो जिंदगी की एक छोटी सी अप्रत्याशित घटना का हिसाब नहीं रख पाया। पूछताछ में उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया और बताया कि कैसे वो पहचान बदलकर इतने सालों तक कानून से बचता रहा। अच्छा, और वो परिवार से कैसे मिलता था? उसने बताया कि वो अपनी पत्नी और बेटे से साल में सिर्फ एक बार, वो भी तमिलनाडु में ही किसी गेस्ट हाउस में, गुप्त रूप से मिलता था। और फोन? और हर 2 महीने में एक बार उसी सीक्रेट नंबर पर फोन करता था, जिस पर कभी कॉलबैक ना करने की सख्त हिदायत थी। तो इस पूरी कहानी का निचोड़ क्या है? एक एसएसपी का आदेश, एक इंस्पेक्टर की जिद और बारीक नजर। हाँ, एक पत्नी का अजीब व्यवहार जिसने शक पैदा किया, और एक क्रिकेट मैच में मिला छोटा सा सुराग। इन सब ने मिलकर एक 13 साल पुराने कातिल को सलाखों के पीछे पहुंचा दिया। विश्वनाथ शेट्टी को दिसंबर 2021 में उम्र कैद की सजा सुनाई गई। अच्छा। जज ने भी अपने फैसले में ये टिप्पणी की कि जिस शातिर तरीके से उसने 13 साल तक खुद को कानून और दुनिया से छिपाया, वो बताता है कि उसका दिमाग कितना शातिर है और वो किसी भी तरह की रहम का हकदार नहीं है। ये केस एक बहुत अहम सवाल सोचने पे मजबूर करता है ना? बिल्कुल। आज के डिजिटल युग में जहां हम हर तरफ हाईटेक सर्विलांस, सीसीटीवी और डेटा ट्रैकिंग की बात करते हैं। हाँ, हर तरफ टेक्नोलॉजी है। यह मामला हमें याद दिलाता है कि सबसे बड़ा जासूसी टूल आज भी इंसान की नज़र और मनोविज्ञान की समझ है।
एक अपराधी कितनी भी शातिर योजना क्यों ना बना ले, अपनी पहचान कितनी भी अच्छी तरह क्यों ना छिपा ले, लेकिन जिंदगी की साधारण और अप्रत्याशित घटनाएं, जैसे कि एक क्रिकेट मैच, हाँ, जैसे कि एक क्रिकेट मैच, उसकी सारी प्लानिंग को ध्वस्त कर सकती हैं। शायद यही इस कहानी का सबसे बड़ा सबक है।